जल साहब महमूद साहब, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा थोड़ा। ये फरमाइएगा, बलूचिस्तान की बात हुई है और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे मैं आपसे ज़ाहिर निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, मैं आपसे एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में 14, 15, 16 जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें एक पहला पॉइंट है काइनेटिक, यानी कि मिलिट्री ने जो काम करना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो दूसरे इदारों ने, सियासी हुकूमतों ने करने हैं। तो मिलिट्री तो अपना काम किए जा रही है, बाकी इदारे काम नहीं कर पा रहे, और तो फिर ये हम कैसे निकलेंगे इस मुसीबत में से जिस पे हम फंसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच अबसार साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मेन जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो ये है कि अगर वॉर को फिर हम समझे नहीं है जी, वॉर को अगर हमने सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन और काइनेटिक समझ ली है और हमने इसको सिर्फ फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे छोड़ दिया है, तो फिर तो हम इस वॉर को नहीं जीत सकते, क्योंकि इट इज 30-40%। वॉर इज टोटली अ पॉलिटिकल एक्टिविटी जी। जब तक आप पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ और पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ नहीं करेंगे वॉर को, यू आर नॉट विनिंग। और पाकिस्तान की जितनी इंस्टेबिलिटीज, इनसिक्योरिटीज हैं, ये जो आपके प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसके साथ कनेक्ट करते हुए, और कनेक्शन सीरियस है, 90% से ज्यादा तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नेंस। चाहे कुरम की जमीनों के मुसीबतें हो, या एक्सट्रीमिज्म के फैलाव हो, या जो वो अवामिल हो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यस, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, उसने पूरा फायदा उठाया इस एनवायरनमेंट का, चाहे वो इलीगल स्पेक्ट्रम हो। इलीगल स्पेक्ट्रम तो बलोचिस्तान का ठीक हमें सूट करता है। 88,000 जिम्मेदारे अगर कोर कमांडर ने या फौज ने कम करके कहा जी 40,000, हमें तो टोटल 15-16,000 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो आप क्यों लाखों लीटर रोजाना लेके आना चाहते हैं? तो उस पर फिर ग्रीवियंसेस शुरू हो जाती हैं। फिर आप उसी तरफ आज DGISPR भी इशारा कर रहे थे कि जो असेंबली में पहुंच जाता है वो पावरफुल है, वो ठीक है, सिस्टम भी ठीक है। जो अपोजिशन में जाता है वो उन्हीं डिप्रीविएशन, वही चीजें, सोशल मूवमेंट शुरू होती है, वो भी एट द एंड ऑफ द डे उधर चली जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि बैड गवर्नेंस के कॉरिडोर से ज्यादा इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी आई है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। इसको ठीक करना है। यही वो 13 नुकात हैं, 12-13 नुकात हैं जिन पे काम होना था। हमने तो 2014 खुद देखा है जी, वी वर फाइटिंग, हम फील्ड में थे, और फिर क्लियर और होल्ड तो फौज ने कर देना है। जो बिल्ट और आगे लेकर जाना है, दैट इज अ टोटल सिविल एक्टिविटी व्हिच इज डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल फोर्सेस। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि आज जनरल शरीफ ने एक आर्टिकल 5 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑब्लिगेशन वर्सेस राइट्स, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी ऑब्लिगेशंस भी हैं, वो पहले आती हैं, फिर उनके राइट्स आते हैं, जो बात दुरुस्त भी है। अब ये फैसला कैसे होगा कि जो सिटीजन्स अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं उनके राइट्स स्टेट उनको दे, और जो ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहे उनको स्टेट डिनाई करे? ये एक तफरीक भी तो करनी पड़ती है ना। और हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि राइट्स के नाम पे लोगों को बाहर निकाला जाता है, और उसमें बहुत सारे सरकारी इदारे भी शामिल रहे हैं माजी में, और फिर वो जो राइट्स के लिए निकलते हैं वो पुरतशद्दुद तहरीकों में बदल जाते हैं, जिसकी एक और मिसाल अवामी एक्शन कमेटी है। तो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? देखिए, दो किस्म की फोर्सेस हैं जी आप, और ये पहले भी पाकिस्तान में ये चीजें हम देख चुके हैं। एक तो जो ऑब्लिगेशंस और उसकी हमने राइट्स की आपने बात की है। देखे ना, सबसे पहली चीज है लॉयल्टी टू द स्टेट। द कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव साइंड विद द स्टेट, वो आपको लॉयल और ओबीडियंट रहना चाहता है, और वो DG साहब इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। जो लोग तो अपने आइन के साथ जुड़ के, आइन के अंदर रह के, पाकिस्तान के अंदर यकीन रखते हुए कि पाकिस्तान इज एवरीथिंग फॉर मी, उसके अंदर जो भी हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, या डेप्रिविएशंस की बात कर रहे हैं, या पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, यू हैव टू नेगोशिएट विद देम। उनको आपने इंक्लूसिविटी करनी है, उनके साथ बात करनी है। और जिन्होंने वेपन उठा लिए हैं और जो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, और एजेंडा बड़ा क्लियर हमें पता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, हम सारा देख भी रहे हैं, और पास्ट में भी हमने देखा। आपको याद होगा 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, एंड वी हैड अ कोलिशन इन खैबर पख्तूनख्वा, ANP की पीपल्स पार्टी, हम उस वक्त तक काफी ऑपरेशन फौज कर चुकी थी, मट्टा, सवात, यू रिमेंबर दोस डेज जी। काफी चीजें क्लियर होगी, बताया गया जी नहीं, नेगोशिएशन होगी, बात होगी। सूफी मोहम्मद साहब से बातचीत हुई, और सूफी मोहम्मद साहब ने तीसरे दिन जिलसे में सवात में क्या कहा कि जी मैं इस आइन को नहीं मानता। फिर ऑपरेशन भी शुरू हो गया। तो जो आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, उनको आप काइनेटिक मोड भी रखें,
बाकी लोगों की जो जायज ख्वाहिशात हैं, जो जायज चीजें हैं, उनके साथ तो पॉलिटिक्स नहीं डील करना। दिस इज देयर राइट, और पॉलिटिक्स का काम है, दे आर आंसरेबल टू दीज पीपल कि उनको सेटिस्फाई करे। हैप्पी पाकिस्तानी होना बहुत जरूरी है। तो जो पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तान के आइन के साथ डील करें, जो गैर पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को अंडू करना चाहते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद का हो या वो आगरा दिल्ली का हो, यू हैव टू डील विद देम इन द सेम वे, जिस तरीके से वो। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब। हमसे बात वही है कि ऑब्लिगेशंस भी हैं सिटीज़न की रियासत की तरफ और रियासत के सिटीजन्स की तरफ राइट्स हैं, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे जो बलूचिस्तान के बारे में बात हुई है आज की प्रेस टॉक में। लेकिन चूँकि शौकत यूसुफजई साहब ने जाना है, शौकत साहब आपसे मैं पहले आखिरी सवाल कर लूँ। आप ये बताइएगा, जो पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सूबे, आपने, मेरे लिए ये खबर है कि पीटीआई कह रही है कि सूबे मज़ीद बनने चाहिए। किस तरीके से बनने चाहिए? रेफरेंडम होना चाहिए या 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आए और उसके ज़रिए, या नए इंतखाबात होने चाहिए इस नारे पे कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे होती है, क्योंकि ये तो आइन में बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली होगी ना ये नए सूबे बनने के बाद। तो आप किस चीज़ को आपकी जमात सपोर्ट करेगी? देखिए जी, जिसमें शफाफियत हो, देखिए आवाम की राय जानना तो बहुत जरूरी है और आवाम चाहती है, इसलिए कि आप बताएं ना शफाफियत किस में होगी आपके ख्याल में? शफाफियत किस में होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा शोर तो आप ही ने मचाना है कि शफाफियत नहीं है। सबसे ज्यादा देखिए, हमने ये भी देख लिया ना कि गैर शफाफियत में कितना बड़ा नुकसान हुआ मुल्क का। शफाफियत ये है कि इलेक्शन कराए जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए, बिल्कुल गैर जानिबदाराना, और उसके बाद फिर जिस तरह लोग कहते हैं 1971 का इलेक्शन शफाफ था, लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन हो और उसके बाद वो असेंबली आए और वो छोटे सूबे बनाए तो बिल्कुल बनाने चाहिए, और ये इसी नारे पे भी होना चाहिए। देखिए अगर लोगों ने वो कैसे बनाई ये तो पूछ रहा हूँ ना, उसमें देखें मैं शौकत साहब सवाल नहीं समझे आप। वो कैसे बनाए? एक सूबे की असेंबली नहीं है आपकी जमात से, वो कहती है हम करारदादी पास नहीं करते, तो फिर कैसे आप उस सूबे को तकसीम करेंगे? तो इसलिए क्या रेफरेंडम होना चाहिए या नए इलेक्शन इस बुनियाद पे होने चाहिए? साफ बात करें। देखिए मैं साफ बात कर रहा हूँ, अगर रेफरेंडम पे भी चला जाए ना, लेकिन अगर रेफरेंडम फ्री एंड फेयर हो, और उसका हल ये है कि अगर पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया जाए, शफाफ इलेक्शन कराया जाए, तो वो बेहतर ऑप्शन है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वफाक में हुकूमत आती है और उसके सूबों में हुकूमत आती है, तो इसका मतलब है कि वो फिर वो ये चीज़ आसानी से कर जाएगी। और ये देखें, अब ज़रूरत हो गई है, अब ये पुरानी बातें पे ना चाहे कि जी एक सूबा जो है वो अपने साथ इतना बड़ा वो उसको लेके फिरे, नहीं डिलीवर कर सकते हैं और नहीं हो रहा है। ये जो कहते हैं ना कि जी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे तो मजदूर भी काम करता है, तो उसका क्या मतलब? वो अमीर हो जाता है बेचारा? वो तो अमीर नहीं हो सकता है ना, जब क्योंकि ये जो 20 घंटे के काम है ना, वो आपका विजन ही नहीं है, आपके पास कोई वो है ही नहीं, तो आप मजदूर को इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमसे बात करने का। जनरल साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, मुझे इख्तियार वली साहब से इस सवाल का जवाब लेने दें। इख्तियार वली साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का क्या स्टैंड है? क्या सूबे तकसीम होने चाहिए, मज़ीद सूबे बनने चाहिए जो आज बात हो रही है, और जिस पर पीटीआई ने तो सपोर्ट कर भी दिया है, तो अगर नए सूबे बनाए जाएं तो तरीक़ाकार क्या होगा? रेफरेंडम होगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि ये सियासी जमातों ने और अवाम करना है। रेफरेंडम के ज़रिए करेंगे, 28वीं तरमीम के ज़रिए करेंगे या नए इंतखाबात के बाद करेंगे? सार आलम साहब, वक्फे से पहले मेरी बात बीच में टूट गई थी, तो वो समझ नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा उसके तसलसल में मैं इस बात को रिस्पॉन्ड करता हूँ। जरा फिर तेजी से और ब्रीफली कीजिए। मैं जल्दी से करता हूँ। गुड गवर्नेंस वो तभी आती है, और गुड गवर्नेंस इज अ की टू सक्सेस। गुड गवर्नेंस इज अ की टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, टू पीस, एवरीथिंग। ये गुड गवर्नेंस जो है ये सारी चीजों के साथ रिलेटेड है। और अब गुड गवर्नेंस इस सिस्टम के साथ जिसमें आप अभी शौकत साहब बात कर रहे थे, ये सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है कि जो बंदा जीत जाता है वो तो जीत जाता है, लेकिन जो हार जाते हैं वो उसकी जीत को मानते नहीं है।
वो नताइज को तस्लीम नहीं करते, फिर वो खींचातानी करते हैं, कभी सोशल मीडिया को मुल्क से बाहर बिठा के ऑपरेट करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, और वो रियासत का बाजू मरोड़ने में कामयाब हो जाए तो समझ लें कि इट्स नॉट अ हार्ड स्टेट, इट्स अ सॉफ्ट स्टेट। तो ये इसकी तशरीह है। अब बात आती है गवर्नेंस की, सेम जो आपने सवाल किया सूबों की। गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सूबों का मजीद बनना वो है, जरूरत है। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR को, मुझे उसमें कोई नेगेटिव चीज नजर नहीं आती। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो ये है कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द रियासत, दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट। और इस स्टेट में जब चीजें खराब होंगी, सब पर छत जब बैठेगी, जमीन फटेगी, आग लगेगी, तो उसमें उन्होंने भी जलना है, इसमें अदलिया ने भी जलना है, इसमें अवाम ने भी जलना है, इसमें पार्लियामेंट ने भी जल जाना है। अच्छा, वो ठीक है। थोड़ा सा अगर हम सब्सटेंटिव बात कर लें बजाय इधर उधर की जमीन फटने की, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, वो इस पे मान जाएगी? आपने भी सूबों की तादाद बढ़ाने की बात कर दी, PTI भी मान गई है, और मौलाना फजल रहमान की जमात शायद अभी नहीं मानी। आपके जी काम जो सियासतदानों को करना चाहिए था, मिल बैठ कर वो करते, कि वो गवर्नेंस को बेहतर बनाते। जैसे हालात हमारे चल रहे हैं, मतलब तो मिल बैठ के बने हुए हैं। मोहसिन नकवी आपकी काबीना के मेंबर हैं, वजीर दाखिला हैं, वो PCB के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल तो और हुकूमत क्या होती है, वो रोजाना हर कैबिनेट मीटिंग में वो बैठते हैं। तो आपने कभी आपस में ये बात नहीं की कि गवर्नेंस बेहतर की जानी चाहिए? ये बेहतर होता कि मोहसिन नकवी अपनी ये बात जो है ये वजीर आजम साहब के साथ कैबिनेट मीटिंग में कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होता। वहां से उनको कोई जवाब मिलता, तो यहाँ पे करके आकर बताते तो वो ज्यादा बेहतर होता, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट तो होता। आपके ख्याल में उन्हें बाहर ये बात नहीं करनी चाहिए थी? उससे पहले फेज 1 होता, हर गिनती का भी एक तरीकेकार होता है। अगर पहले वो वहां से शुरू करते तो वो शायद ज्यादा बेहतर। अब पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, आप कहते हैं कि बेहतर होता, वो फायदा ज्यादा होता। हाँ जी, अगर उन्होंने फेज 2 पहले कर लिया, मतलब पब्लिकली बात कर ली, तो आपके ख्याल में इसका आपकी हुकूमत को नुकसान हुआ, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ इससे कि नहीं? देखिए, मैं लेट मी रिपीट इट अगेन, आई एम वेरी क्लियर के मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, that is not against the शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, that is against the system। के मौजूदा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। मौजूदा सिस्टम आप ही चला रहे हैं ना, नहीं रहा, आपकी हुकूमत चला रही है ना सिस्टम। हम अभी आए हैं इस सिस्टम में, तो हमसे पहले लाडले भी आए हैं। 4 साल हो गए आपको आए हुए। सिस्टम सर 4 साल हुए हैं ना, 4 साल में हमने डूबती नैया को बचाया। और उससे पहले अगर सियासत में आपकी जमात 35 साल से है, कम है। हमने हमारा दिया हुआ आप पाकिस्तान से उठा लें अब सारा आलम साहब, बचता क्या है? ठीक, बचता क्या है? उठाए हमारी सड़क, हमारी बनाई हुई जो पुल हैं, जो हमारे एयरपोर्ट हैं, अस्पताल हैं, जो हमने दिया हुआ है, जो बचता है ना वो जो। अच्छा, मैं आप जनरल साहब से उनको लेना चाहता हूँ गुफ्तगू में। एक जुमला जी, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, इट्स कॉल ऑफ अटेंशन, तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठे, अपना अपना जो दस्तूरी जमहूरी हक है वो अदा करें। ठीक है, लेट मी कन्फेस, मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल। ठीक है, अब मैं जनरल जाहिद साहब से बात कर लूं, और आपकी बात आखिरी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का किया हुआ निकाल लें, तो बाकी बचता क्या है? जो बचता है ना, वो कल मोहसिन नकवी साहब ने आपको बता दिया है, वो बचता है।